स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस और मेजर डिप्रेशन, रेजिस्टेंट डिप्रेशन, जो कि दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो कि हमारे चैनल पर भी मौजूद है, उन पर हमने वीडियोस भी की हैं कि इनमें एंटी डिप्रेसेंट्स, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और इन दवाइयों का हम अक्सर जिक्र करते हैं। तो आज एक और एंटीसाइकोटिक दवाई कैरेप्राज़ीन के बारे में बात करते हैं कि कैरेप्राज़ीन बुनियादी तौर पर क्या चीज़ है और इसके फंक्शंस क्या हैं। कैरेप्राज़ीन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जिसके इस्तेमाल के साथ क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, खुसूसन डोपामीन और इसके साथ सेरोटोनिन, ये बढ़ जाती हैं, इनकी मिकदार बढ़ जाती है। और जैसे ही इनकी मिकदार बढ़ती है तो आपके जो नर्व्स होते हैं वो इफेक्टिवली काम करते हैं। तो जो हजरात या ख़वातीन ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, साइकोटिक बीमारियों में मुब्तला हैं, साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, उनको खुदा न खास्ता सीवियर डिप्रेशन है, या उनको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया या इससे मिलते जुलते ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनमें एंटीसाइकोटिक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और मुख्तलिफ एंटीसाइकोटिक टिपिकल या एटिपिकल, जिस तरह हेलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल या फिर क्यूटाइपिन वगैरह, उनके इस्तेमाल करके भी अगर अफाका नहीं होता तो फिर हम ज़रा सा आगे जाते हैं और कैरेप्राज़ीन का इंतखाब करते हैं और कैरेप्राज़ीन जो है अपने पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं कि जो रेजिस्टेंट सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के वो इसके साथ कवर हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर औकात जो टिपिकल या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं वो दवाई काम नहीं कर रही होती और आपका पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट पेशेंट होता है, तो उनमें कैरेप्राज़ीन जो है इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। कैरेप्राज़ीन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि डोपामीन रिसेप्टर्स पे जाता है, उनको एक्टिवेट करता है। इसी तरह सेरोटोनिन एगोनिस्ट है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाता है, तो आपके पेशेंट का जो मूड है वो स्टेबल हो जाता है, मूड में एक स्टेबिलिटी आती है और आपके पेशेंट का जो एक इम्पल्सिव नेचर है वो कम हो जाती है। उसके जो ब्रेन में जो सिग्नल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स होते हैं, जो इम्पल्सिव नेचर उसकी होती है वो कम हो जाती है और आपके पेशेंट के साइकोटिक सिम्टम्स के, जिस तरह हेलोसिनेशंस या इल्यूजन्स या डिल्यूजन्स या उस पे जो दौरे पड़ते हैं या ऐसी चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं और आपका पेशेंट जो है वो स्टेबल, कूल एंड काम रहता है। अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि मेरा पेशेंट है जी, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है या उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, या तो वो सीवियर डिप्रेशन में रहता है जी, आइसोलेट हो जाता है, या फिर वो इस हद तक हाइपर हो जाता है कि घर की चीज़ें जो है वो तोड़ने लग जाता है, लोगों के साथ लड़ने झगड़ने लग जाता है। मुख्तलिफ दवाइयाँ हमने इस्तेमाल की और उनका असर नहीं हुआ, तो कैरेप्राज़ीन जो है फिर ऐसे पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ दवाइयों के साथ कम्बिनेशन में, एंटीसाइकोटिक्स के साथ, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ फिर इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और आपका पेशेंट जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली उस पर असरअंदाज होती हैं और उसके सिम्टम्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ है कि इसके इस्तेमाल के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह के और एंटीसाइकोटिक्स के साथ होते हैं। तो इसके साथ भी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, यानी तेज़ शदीद किस्म का बुखार, बदन में अकड़ाव और ग़ुनूदगी की जो कैफियत होती हैं वो आ सकती हैं, जिसे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट्स या शदीद किस्म का अकड़ाव यानी डिस्काइनेजिया हो सकता है। इसके साथ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बदन की जो मूवमेंट होती हैं वो अनकंट्रोल हो जाती हैं, खुसूसन नेक और ज़बान की, मुंह की या आंखों की जो मूवमेंट्स होती हैं, आंखें रोल होकर ऊपर की तरफ जा सकती हैं, ज़बान निकल सकती है, नेक जो है या गर्दन जो है टेढ़ी हो सकती है। सो इन्हें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कहा जाता है। चलने फिरने में जो लड़खड़ाहट होती है वो आ सकती है और एटैक्सिया इसे बोलते हैं, एटैक्सिया इसके साथ हो सकता है। शदीद किस्म की ग़ुनूदगी इसके साथ हो सकती है और पेशेंट जो है उसमें सुइसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं, यानी उसकी थॉट्स जो हैं, सुइसाइडल थॉट्स जो हैं, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली जो सोचें होती हैं वो बढ़ सकती हैं। ये इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में से हैं कि सुइसाइडल थॉट्स, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स और डिस्काइनेजिया यानी लड़खड़ाहट जो है वो आ सकती है। इसी तरह एफेजिया या डिसआर्थरिया यानी आपके जो ज़बान में लुकनत है वो आ सकती है। आपके अल्फाज जो हैं वो आप अल्फाज एक इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरे हो जाते हैं, यानी इररेलेवेंट टॉक्स, ये इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि अक्सर औकात साइकियाट्रिक पेशेंट्स में हम देख रहे होते हैं। ग़ुनूदगी का अमल मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग़ुनूदगी की वजह से जो इम्बैलेंस होने का, गिरने का ख़तरा होता है वो बढ़ सकता है। तो जो भी पेशेंट इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं अक्सर औकात वो पेशेंट्स ज़्यादातर फिर ग़ुनूदगी के कैफियत में वो पड़े रहते हैं और
ان میں وزن بڑھانے کی جو ایک ایفینٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ وزن بھی بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ میٹابولک سنڈرومز کا شکار ہیں، جنہوں میں آلریڈی وزن زیادہ ہے، میٹابولک ان کے پرابلمز ہیں، وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ پریگننسی میں اس کا استعمال قطعاً ممنوع ہے۔ باقی کچھ دوائیاں کہ جن میں اینٹی سائیکوٹک کہ جن میں بینزوڈائزیپینز اور اسی طرح اینٹی ایپیلیپٹک کچھ دوائیاں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کمبینیشن میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اور یا اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال کم سے کم مقدار میں کم سے کم عرصے کے لیے ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک بھی کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔